सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए जनरल साइंस के अंदर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने परिसंचरण तंत्र की जो सामान्य जानकारी थी वो अपन ने डिस्कशन कर लिया था। और आपको पता है जिसके परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं। देह तरल, जिसके अंदर आता है ब्लड और लिम्फ, रक्त और लसिका। सेकंड क्या होता है, हृदय, हार्ट के बारे में पढ़ा जाता है। और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त नलियाँ होती है ना, जैसे धमनी है, सिरा है, केशिकाएँ हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो अपन ने पहले टॉपिक स्टार्ट कर दिया था देह तरल, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे ब्लड, रक्त के बारे में। ठीक है, तो रक्त के बारे में भी अपन ने बेसिक जानकारी देख ली थी। आगे अपन उसके बारे में रक्त के अंदर डिस्कशन करेंगे रक्त का संगठक। रक्त का संगठक बोलो चाहे संगठन बोलो, है ना। ब्लड का कंपोजिशन अपन देखने वाले हैं कि जो ब्लड होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, ये है आपका रक्त यानी ब्लड। इसमें दो चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें होती है? दो चीज़ें। पहला होता है इसका तरल भाग, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। तरल भाग का क्या नाम होता है? प्लाज्मा। और दूसरा भाग होता है इसका ठोस। पहला तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तरल भाग का नाम प्लाज्मा, ठोस भाग जो होता है उसके अंदर होती है रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं। तीन होती है ये। पहली है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त के अंदर दो चीज़ें हैं, इसका तरल भाग प्लाज्मा है, ठोस भाग रक्त कणिकाएं हैं, जो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये 55% भाग बनाता है, यानी जो टोटल 100% रक्त है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। ठीक है, कितनी होती है अभी अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इसका बेसिक चीज़ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, चलो चलते अपन पीडीएफ की तरफ, वहाँ पर अपन सब कुछ डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैं आपको बता चुका था कि जैसे कल क्लास हुई थी उसके कुछ टाइम बाद मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला अपन डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा। तो देखो आप लोग पता है प्लाज्मा तरल भाग होता है, सभी को पता है। दूसरी बात, यह कुल रुधिर का 55% द्रव भाग है। द्रव यानी लिक्विड भाग है ये, और ये 55% भाग है, आपको पता है, अपन ने अभी डिस्कशन किया भी था। हाँ जी, दूसरी बात, इसका जो रंग होता है ना भाई, वो हल्का पीला रंग होता है, लाइट येलो। और आपको मैंने कल ही एक बात बताई थी कि बायोलॉजी के अंदर किसी भी चीज़ का कलर होता है ना, उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है? वर्णक यानी पिगमेंट जिम्मेदार होता है। तो प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग होता है, ये किस पिगमेंट के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है? बिलीरुबिन वर्णक के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अब ये बिलीरुबिन बनाता कौन है? तो ये यकृत के द्वारा बनाया जाता है। जो लीवर होता है अपना, लीवर, उसके द्वारा बिलीरुबिन बनाया जाता है। और ध्यान रहे, ये जो बिलीरुबिन, ये जो यकृत होता है ना, यकृत एक्चुअल में इसके द्वारा दो बनते हैं। एक तो बनता है बिलीरुबिन ये वाला, और एक बनता है इसमें विलीवर्डिन। विलीवर्डिन
एक तो बिलीरुबिन बन गया और एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन तो क्या करता है, प्लाज्मा को हल्का पीला रंग प्रदान करता है, और ये जो बिलीवर्डिन होता है ना, ये पित्त रस को हरा रंग प्रदान करता है। जो आपका पित्त रस होता है ना, इसको हरा रंग ग्रीन कलर प्रदान करता है। ये आपको पता है पित्त रस क्या काम आता है, पित्त रस आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है ना, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है ये, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे सुनिएगा, देखो बिलीरुबिन एक्चुअल में होता क्या है, यदि ये जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है ना, उसका जीवन काल 120 दिन होता है, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी नष्ट होगी तो हीमोग्लोबिन भी नष्ट होगा, और आरबीसी नष्ट होकर दो जगह जाती है, लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन में जो आरबीसी जाती है वो 2-5 दिनों के बाद जीवित होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लीवर के अंदर जीवित नहीं होती है। लीवर के अंदर यदि आरबीसी डेड हो गई तो डेड ही रहेगी। अब आरबीसी खत्म, हीमोग्लोबिन भी खत्म। अब जब हीमोग्लोबिन खत्म होगा ना, तब ये बनेंगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लेकिन ध्यान रखना, यदि हीमोग्लोबिन ज़्यादा नष्ट हो रहा है तो ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा, और बिलीरुबिन कैसा रंग देता है, हल्का पीला, यानी पीला रंग देगा। यदि ज़्यादा हीमोग्लोबिन नष्ट हो रहा है तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, और बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा तो पीला रंग ज़्यादा होगा, मतलब हमें पीलिया जॉन्डिस हो जाएगा। हमारी त्वचा, हमारे जो नेल्स हैं, नाखून हैं, हमारी आँखें, सब कुछ पीली पड़ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं इसका संगठन। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%। ठीक है, यदि प्लाज्मा को 100% देखा जाए तो उसका 90 से 92% वाटर होता है। प्रोटीन होती है 7 से 9%। कौन कौन से होती है अभी डिस्कशन करेंगे। ग्लूकोज और आयन्स होते हैं लगभग 1 से 2% के आसपास। ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सी होती है, इसमें 5 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? 5 लिस्ट में टोटल 6 प्रोटीन होती है ना। देखो, एल्बुमिन, एल्बुमिन ये क्या करती है, ये ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य करती है। क्या होता है परासरण नियमन, कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, आयन्स है, वाटर है, इसका नियंत्रण बना रहे, ना ज़्यादा ना कम। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। इसको कौन रेगुलेट करता है? एल्बुमिन प्रोटीन रेगुलेट करता है। ग्लोब्यूलिन ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, हमें बीमारियों से जो चीज़ें बचाती है उनका फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हमारे जो चेहरे का जो ग्लो होता है ना, स्किन का ग्लो, वो भी ये प्रोटीन ही प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, 2 और होती है, एक थ्रोम्बिन और एक फाइब्रिन। हालांकि थ्रोम्बिन जो होता है ना, वो प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय रूप ही होता है, और फाइब्रिनोजन का सक्रिय रूप होता है फाइब्रिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये चारों जो प्रोटीन हैं ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल होती है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। मतलब जैसे आपकी चोट लगी, ब्लड बाहर निकलेगा, उसको बाहर निकलने से रोकेगी ना, ब्लीडिंग को रोकेगी। तो ब्लीडिंग कब रुकेगी? जब ब्लड का क्लॉट होगा, रक्त का थक्का बनेगा। तो रक्त का थक्का बनाने में ये वाली प्रोटीन जिम्मेदार होती है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। क्लियर? यहाँ पे एक शब्द लिखा है सीरम। सीरम क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मा है उसमें से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, भाई इसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन होता है, और ये ग्लूकोज आयंस होते हैं। यदि इस प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दी जाए, कौन सी? फाइब्रिनोजन, तब जो प्राप्त होगा उसे क्या बोला जाएगा? सीरम बोला जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आपकी समझ में आया होगा और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। आगे देखो, ये आपका प्लाज्मा कंप्लीट है। अब सेकंड भाग है ठोस भाग। ठोस भाग में 3 चीज़ें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले बात कर लेते हैं अपन आरबीसी। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे आरबीसी जो होती है आपकी, इसका फुल नेम। तो आरबीसी का पूरा नाम सभी को पता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा जो आरबीसी होती है ना, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट,
इरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग, कौन सा कलर, रेड कलर। और साइट का मतलब होता है कोशिका यानी सेल। ठीक है, आपको पता है आरबीसी लाल कलर की होती है, इसलिए इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रो भी कह सकते हैं और एरिथ्रो भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे भी लिखा होता है एरिथ्रोसाइट, बात एक ही है। ठीक है, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब कोशिका, है ना, एरिथ्रो, ध्यान रहे, एरिथ्रोसाइट। आगे देखो, इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन कि इसकी जो खोज किसने की थी, वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया यानी जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज भी की थी, ध्यान रहे आपको। यदि अपन इसकी काउंटिंग की बात करें, संख्या की बात करें, तो नर में होता है 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ब्लड। कितना, 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ब्लड, या हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, पर 100 ml हीमोग्लोबिन ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड के अंदर इतनी मिलियन आरबीसी होती है मेल के अंदर। फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती है 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml ब्लड। ठीक है, ये इनकी संख्या है। यदि इनका फॉर्मेशन की बात करें, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको पता है, यदि अपन बात करें जो गर्भावस्था होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब उसका जन्म हो जाता है, यानी चाइल्ड वाली कंडीशन में, दोनों कंडीशन में कहाँ पर होगा, लीवर और स्प्लीन। मैंने कल भी ये बात डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ कि जो गर्भावस्था होती है और जो बाल्यावस्था होती है, उसमें लीवर यानी यकृत और स्प्लीन, जिसे प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं, इसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है बोन मैरो, कल की क्लास में बताया था मैंने, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जब निर्माण हो गया तो ये 120 दिन तक जीवित रहेगी, 120 डेज। अब 120 दिन के बाद भी नष्ट होगी, नष्ट होके जाएगी कहाँ, तो दो जगह जाती है ये, लीवर यानी यकृत में और प्लीहा यानी स्प्लीन में। ठीक है, ज़्यादा किस में जाते हैं, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा जो होता है ना, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसको, स्प्लीन प्लीहा को। यकृत भी है, लेकिन यकृत में कम जाती है डेड होके। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, जो आरबीसी नष्ट होके यकृत में चली गई ना, वो तो नष्ट ही रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नष्ट होके प्लीहा में चली गई, वो 2-5 दिनों के बाद में रीजनरेट, पुनर्जीवित होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर स्टोर हो जाती है। और तब जब भी हमारे शरीर को ब्लड की आवश्यकता होगी, आरबीसी की डिमांड होगी, हमारा शरीर वहाँ से लेगा। जैसे हम हॉस्पिटल में ब्लड बैंक से रक्त लेते हैं, वैसे हमारा शरीर स्प्लीन से ब्लड लेगा। इसलिए स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि मृत आरबीसी पुनर्जीवित होती है तो आपातकालीन आवश्यकता के लिए प्लीहा में संग्रहित होती है। प्लीहा, स्प्लीन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक तो क्लासेज को आपको डेली शेयर करना है ना, लाइक कमेंट शेयर तो करना ही करना है भाई, क्योंकि हम डेली क्लास ले, ये तभी पॉसिबल है जब हम मोटिवेट रहेंगे। और मोटिवेट तब रहेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, है ना, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। क्लासेज आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, व्यूज बढ़ेंगे, क्राउड बढ़ेगा, कुल मिला के बात ये, तो हम जरूर मोटिवेट रहेंगे इस चीज़ से। हाँ जी, बात करते हैं आरबीसी की संख्या की बात कर रहे थे पहले अपन। तो देखो, आकार और संख्या दोनों की बात कर लेते हैं। तो जो आरबीसी का आकार होता है ना, वो होता है अंडाकार या उभयावतल, है ना, बाइकॉनकेव। तो अंडाकार होता है नॉर्मली अपन देखेंगे, और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो आपको बाइकॉनकेव दिखाई देती है वो। ठीक है, दूसरी बात, यह रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। ध्यान रहे, आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, फिर उससे कम होती है प्लेटलेट्स,
सबसे कम WBC, ये संख्या है। यदि मैं आकार की बात करूं तो RBC सबसे छोटी होती है, RBC से बड़ी प्लेटलेट्स होती है और सबसे बड़ी WBC होती है। तो यहाँ पर लिखा भी है। सबसे पहले आकार की बात करें तो सबसे बड़ी WBC से छोटी प्लेटलेट्स और सबसे छोटी RBC। संख्या की बात करें सबसे ज़्यादा RBC से कम प्लेटलेट्स और दोनों से कम WBC। तो इस सीक्वेंस है। RBC जो है ना वो मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है और WBC हजारों में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रक के बारे में। देखो जो मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी, मानव भी स्तनधारी होता है लेकिन अपन स्तनधारी लिखेंगे यहाँ पे। जो स्तनधारी होती है उनकी RBC में केंद्रक एब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सूत्रकणिका भी कहते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं। यानी मैमल्स की RBC में केंद्रक भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। पता है केंद्रक नहीं होने से क्या होगा? केंद्रक नहीं होने से कोशिका के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ेगा तो आपको पता है RBC क्या काम करती है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का परिवहन होगा। तो ऑक्सीजन का परिवहन अधिकतम हो इसके लिए RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। जिराफ, कैमिल, ऊंट और लाम, इन तीनों की RBC में केंद्रक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे छोटी RBC का किसकी होती है, सबसे बड़ी किसकी होती है। तो यदि मैं बात करूं पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की, तो सबसे बड़ी RBC होती है एम्फीयूमा। ये एक एम्फीबियंस, ये एक उभयचर होता है। ये क्या होता है? ये एक उभयचर प्राणी होता है, एम्फीयूमा। सबसे बड़ी RBC इसकी होती है। यदि मैं बात करूं पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी RBC तो कस्तूरी मृग, मस्क डियर, जो मस्क डियर होता है ना, कस्तूरी हिरण, उसकी होती है। ये पूरे यूनिवर्स की है। यदि मैं केवल स्तनधारी की बात करूं तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी एलिफेंट की होती है RBC और सबसे छोटी कस्तूरी मृग, मस्क डियर की होती है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि RBC मतलब सबसे बड़ी साइज कौन सी रक्त कणिका की होती है, संख्या में कौन सबसे ज़्यादा होती है, कौन सबसे कम होती है ना, ये सारी बातें। अब बात करते हैं RBC के कार्य क्या क्या हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, RBC के क्या क्या कार्य हैं वो अपन देखते हैं। देखो RBC का जो मुख्य कार्य होता है ना भाई, वो होता है जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे उत्तक हैं, जो हमारे अंग हैं, इन तक गैसों का आदान प्रदान, ये इसका मुख्य कार्य है। कोशिका, उत्तक और जो हमारे अंग होते हैं, अंगों तक गैसों का आदान प्रदान करना इनका मुख्य कार्य होता है। गैसों का आदान प्रदान करने का मतलब ऑक्सीजन को तो लेके आएंगी हमारे कोशिका उत्तक, उत्तकों तक, अंगों तक, है ना, और CO2 को बाहर लेके जाएगी, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, कैसे? सुनो, देखो RBC जो होती है ना, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन ही O2 और CO2 का परिवहन करता है। पहले अपन O2 की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, हीमोग्लोबिन का एक अणु, यानी एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये इससे ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ेंगे एक हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब मान लीजिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होगा, इसीलिए RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, कैसे करता है? देखो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, और ये एक यौगिक बनेगा HbO2, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बिल्कुल लाल कलर का होता है, चटक लाल रंग का होता है ये। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था ना कि हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है RBC को या ब्लड को। क्यों करता है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंपाउंड होता है Fe2+ फेरस, ऑक्सीजन से जुड़ेगा लाल रंग का हो जाता है, तो लाल रंग प्रदान करता है ये। ठीक है, 100% परिवहन होता है। ठीक है, 100% परिवहन होता है। हालांकि कुछ मात्रा में प्लाज्मा से भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि पूरी ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है।
ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगा, ग्लूकोज के पास पहुंचेगा, हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस जल बनेगा, प्लस ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा किस रूप में होती है, ATP के रूप में होती है। ये ऊर्जा को काम में ले लिया जाएगा, बचेगी जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लिया जाता है ना। जल भी काम में आ जाता है, लेकिन बची CO2 का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे ऑर्गन, किडनी है, लीवर है, काफ़ी सारे ऑर्गन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। अब बाहर कौन निकालेगा, बाहर भी हीमोग्लोबिन ही निकालेगा। तो हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करके HbCO2 बना लेगा, लेकिन इस HbCO2 से केवल 75% CO2 का ही परिवहन होता है। शेष जो 25% CO2 है वो क्या करेगी, ये जो जल है ना, इससे क्रिया करके H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है, इसका फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है भाई, जो भी CO2 बन रही है उसमें से 75% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर से बाहर आउट कर दी जाती है, लेकिन जो 25% CO2 है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वार्निंग के तौर पर यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। वो क्या है, देखिए, देखो ये है हीमोग्लोबिन, इसके पास दो चीज़ें हैं। इसको बोल दिया भाई, यहाँ पे तो रखा है ऑक्सीजन और यहाँ पर रखा है CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रहे, देखो एक तो आपने ऐसे लिख दिया, एक आपने ऐसे लिख दिया। ये तो हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु, और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट है तो बड़े लिखे जाएंगे दोनों। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करना आप लोग। प्रॉपर चल रहा है ना सब कुछ, ओके। देखो, यदि हीमोग्लोबिन के पास में दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन और CO, तो जो हीमोग्लोबिन है ना वो किसके पास जाएगा, CO के पास जाएगा, क्योंकि CO जो हीमोग्लोबिन जो होता है CO में ज़्यादा घुलनशील होता है बजाय किसके, ऑक्सीजन के। अब सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो ये कार्बन है, कार्बन का मतलब कोयला है। जब कोयला जलेगा, जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन, तो बनेगा CO2। ठीक है, लेकिन यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना, मतलब पहले O2 था, अब 1/2 O2 हो गया। पहले ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब एक ही मॉलिक्यूल हो गया, देखो कट हाफ हो गया ना, तो ये बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब होता क्या है सुनिएगा, आपने सुनोगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अंगीठी नाम सुने कभी आपने, अंगीठी, या आप लोग यदि देसी भाषा में बोले सिगरी होता है ना, अपन बनाते हैं, उसमें कोयले डालते हैं, उनको जलाते हैं और अपन ना आराम से हाथ सेकते हैं, उस सिगरी की बात कर रहे हैं अपन, उस अंगीठी की बात कर रहे हैं। तो बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि आप लोग अंगीठी जलाकर सोएंगे तो अंगीठी में क्या है, कार्बन है, कोयला है, कोयला जलेगा तो CO2 बनेगा, लेकिन कमरा बंद है। जब कमरा बंद है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब CO2 ना बन के क्या बनेगा, CO बनेगा। यानी कमरे में ऑक्सीजन कम, CO ज़्यादा, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर कौन सी गैस ज़्यादा जाएगी, CO गैस ज़्यादा जाएगी। तो हमारा हीमोग्लोबिन भी किससे क्रिया करेगा, CO से, क्योंकि CO के पास भगने की कोशिश करेगा ये बजाय ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन तो वैसे भी कमी हो गई। तब होगा क्या, जबकि हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना भाई, हमारी कोशिका को चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा कैसे बनेगी कि ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा तब बनेगी। इसको तोड़ता कौन है, ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन, तब जाके ऊर्जा बनती है। लेकिन जब ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो क्या ऊर्जा बनेगी, नहीं बनेगी। जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और दम घुटने लग जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो होती है रक्त में सबसे ज़्यादा घुलनशील होती है। Hb+CO दम घोटती है, यानी जैसे ही हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, हमारी दम घुटने लग जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्लूकोज विखंडन व ATP निर्माण रुक जाता है। ATP का मतलब ऊर्जा,
बोला था ना मैंने अभी, जब ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो CO2 बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा को ATP के रूप में स्टोर किया जाता है। जब ऊर्जा ही नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो ATP नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, दम घुटेगा। ठीक है, इसलिए ये जो CO होता है ना, इसे दम घोटू गैस, इसको साइलेंट किलर गैस, टॉक्सिक गैस भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, ये जो विटामिन B6 होता है ना, इसका नाम होता है वैसे पायरोडॉक्सिन, इसको पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, इसका नाम है, ये रासायनिक नाम। ये RBC के निर्माण में सहायक होता है। ये जो RBC का फॉर्मेशन होता है ना, यानी यदि पायरोडॉक्सिन होगा, विटामिन B6 होगा तो RBC का फॉर्मेशन अच्छे से होगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो यदि विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो क्या RBC की कमी हो जाएगी? बिल्कुल होगी। और जब RBC की कमी हो जाएगी यानी खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि RBC खून की मुख्य कोशिका है, जब खून की कमी हो जाएगी तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है उसका? एनीमिया। एनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी। अब एनीमिया कई प्रकार का होता है, यहाँ पर कौन सा एनीमिया होगा? यहाँ पर होगा माइल्ड एनीमिया। ठीक है, यदि विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन की कमी हो गई तो कौन सा एनीमिया होगा? माइल्ड एनीमिया होगा। ठीक है, बाकी और बातें अपन आगे करते हैं। देखिए, इससे संबंधित कुछ बीमारियां भी होती है, वो पर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, RBC से संबंधित रोग व बदलाव। देखिए, पहली बीमारी है एनीमिया। पहली कौन सी है? एनीमिया। कि यदि RBC की संख्या में कमी हो गई तो खून की कमी हो जाएगी, उसे बोलते हैं एनीमिया। यदि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो रहा है तो कौन सा एनीमिया बोल देंगे? माइल्ड एनीमिया बोल देंगे। आगे सिकल सेल एनीमिया। देखो होता क्या है, देखो आपको पता है ये जो होता है ना क्या RBC, इसका आकार कैसा होता है? अभी आपने देखा था, इसका आकार होता है अंडाकार। इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार। ये इसे बोलते हैं उभयावतल, बाइकॉनकेव। ठीक है, ये इसका आकार होता है अंडाकार उभयावतल। जब हीमोग्लोबिन यानी RBC का ऐसा आकार होगा तब ही RBC किसका परिवहन करेगी? ऑक्सीजन का। यदि RBC का आकार चेंज हो गया तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। और इस बीमारी में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया में सिकल का मतलब होता है हंसिया, हंसिया का। हंसिया जानते हो, जो चारा काटने की दराती होती है ना, वो ऐसा होता है ना, इस शेप में होती है वो। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी RBC होती है ना, इसका आकार हंसियाकार हो जाता है, सिकल आकार हो जाता है, यानी अंडाकार इसका आकार नहीं होगा। जो इसका एक्चुअल में आकार होता है वो चेंज हो जाता है और हंसियाकार आकार हो जाता है, या बोल सकते हैं हाफ मून, आधे चंद्रमा जैसा आकार हो जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर भी क्या बीमारी हो गई? एनीमिया, क्योंकि इसका आकार चेंज हो गया RBC का, तो RBC की कमी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसीथीमिया होता क्या है? यदि RBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, यदि RBC की संख्या बहुत कम होगी तो एनीमिया होगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस बीमारी को बोलते हैं पॉलीसीथीमिया या पॉलीसाइफोनिया, है ना। इस बीमारी को ये बोला जाता है। आगे देखो, यहाँ पे कुछ और लिखा है, वो देखिए आप लोग। देखो, पहाड़ों पर जाने पर RBC की संख्या 5 से 8% तक बढ़ जाती है। क्यों होता है? देखो, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, और हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की संख्या कम हुई, लेकिन हमारे शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे? तेज तेज सांस लेने स्टार्ट कर जाते हैं, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, उससे ज़्यादा बार 90 बार 80 बार धड़कने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हृदय
पहले 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा था, अब 1 मिनट में 80 बार, 85 बार, 90 बार धड़क रहा है। यानी ब्लड बढ़ गया, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यानी फटाफट ऑक्सीजन पहुंचाएगी कोशिकाओं के पास। क्यों? क्योंकि हम जमीन पर थे तो सामान्य तरीके से हम श्वसन क्रिया कर रहे थे, लेकिन जैसे हम ऊपर चढ़े, ऊपर किसकी कमी है? ऑक्सीजन की। हमारे शरीर को चाहिए तो हमारा शरीर जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करेगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ेगी, जिससे प्रॉपर मात्रा में, है ना, प्रॉपर अमाउंट में हमारी कोशिकाओं को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। तो होता क्या है कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। जब ज़्यादा आरबीसी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा हीमोग्लोबिन तो परिवहन किसका ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन का। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। जब ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का परिवहन होगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, और हमारी कोशिकाओं तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचे, इसलिए ये अमाउंट बढ़ जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, इन्हें ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना हार्ट वैसे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, दिक्कत हो जाएगी खामे खा। और यहाँ पे तो एक लाइन और लिखी है, ये जो अतिरिक्त आरबीसी होते हैं ना, ये किडनी में स्थित एरिथ्रोपोइटिन, एक प्रोटीन होती है, इसके द्वारा बनता है। ठीक है। और देखो, रात में सोने पर शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि सोने पर रिलैक्स होने पर ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक लेवल में ठीक ठाक कंडीशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो हम आराम से श्वसन क्रिया करते हैं। आराम से करेंगे तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा आरबीसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका आरबीसी कंप्लीट। तो कैसी लगी आज की क्लास, ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है भाई, थैंक यू।